तो आप देखेंगे अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है। एक और चीज मैं शुरू में ही बता दूं आपको, ये वो चैप्टर है जो मैंने देखा है जहां पर क्वेश्चन कई बारी काफी डिफिकल्ट, जो हम कहते हैं कई बारी कि 90 में से 7, 8, 9 क्वेश्चन हो सकता है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड ना हो। इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैंने देखे हैं तो यहां से काफी देखे हैं। और मुश्किल क्वेश्चन फिजियोलॉजी में कहां से देखा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो शायद ये वो एक चैप्टर है जिसमें अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट टाइम की ही प्रायोरिटी तो है ही, साथ में मास्टरिंग एनसीईआरटी भी फर्स्ट टाइम की प्रायोरिटी है। बाकी चैप्टर्स में तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले अंडरस्टैंडिंग कीजिए, पास्ट ईयर कीजिए, जब आप सबके ऑडियो सुन लेंगे तब आप मास्टरिंग कीजिए। यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मास्टरिंग एनसीईआरटी शायद ये वो चैप्टर है जिसकी आपको शुरू में ही करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि यहां से मुश्किल क्वेश्चन आता है। तो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर पे क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मुझे इस तरह का क्वेश्चन याद आ रहा है कि अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स रिमूव कर दिए यूरिनरी ब्लैडर से तो क्या होगा, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। फैंकोनी सिंड्रोम आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, तो टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगर काम नहीं कर रहा है तो यूरिन डाइल्यूट होगा कि कंसंट्रेटेड होगा, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस टॉपिक से आते हैं। तो अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो कौन सा टॉपिक है जिसमें हो सकता है कि एग्जामिनर एनसीईआरटी के बाहर जाए, क्योंकि मैं और आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत कम लेकिन कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर आते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि रीनल फिजियोलॉजी आसान नहीं है, इसको जरूर आपको करना चाहिए ढंग से। तो आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर 19 एनसीईआरटी। तो ये जो चैप्टर 19 है एनसीईआरटी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो देखिए जो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आएगा वो अक्सर आता है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पे आता है। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। तो पहला मैं यहाँ पर सीधा लिख लेता हूँ। तो हमने कहा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, इनका एक्सक्रीशन, आप जानते हैं एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए कहते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो अगर आपने खाना खाया तो इंजेस्ट किया, उसके बाद उसे डाइजेस्ट किया, उसके बाद एब्जॉर्ब किया, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसे इजेस्ट किया, तो एक्सक्रीशन शब्द स्पेसिफिकली मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेशन के लिए रखिए आप। पहली बात तो ये समझ में आ गई। यहां पर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि वो आपसे इस चीज के बारे में पूछेंगे। आप समझ गए होंगे अब तक मैं क्या बात कर रहा हूं, अमोनोटेलिज्म, वो बात करेंगे यूरियोटेलिज्म और बात करेंगे यूरिकोटेलिज्म की। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से ये पूछ लेते हैं सीधा कि कौन से एनिमल में कौन सा मोड मिलता है। तो ये वो पैराग्राफ है जिस पर मैं आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। इस पैराग्राफ से बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो अमोनोटेलिक कौन है? देखिए एक्वेटिक इंसेक्ट्स, तो जनरली आपके दिमाग में आता है कि इंसेक्ट्स आप जानते भी हैं कि यूरिकोटेलिक होते हैं, लेकिन ये क्या लिखा है? एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, एक्वेटिक एम्फीबियंस, तो आप जब फ्रॉग की बात कर रहे हैं तो यूरियोटेलिज्म है, लेकिन एक्वेटिक एम्फीबियंस में क्या है? अमोनोटेलिज्म है। फिर इसी तरह से ये आएगा यूरियोटेलिज्म, और बात करिए याद रखिएगा यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की भी। तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स सबको याद होता है। तो बीच में एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है लैंड स्नेल्स, तो ये भी याद रखिएगा। तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस ऑर्गेनिज्म में क्या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है। अच्छा क्वेश्चन ये आएगा कि फर्क क्या है। तो देखिए जब हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए मैं एक रफ स्कीम आपको दे रहा हूं, ये अमीनो एसिड है, तो आपने अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में ये NH2 है, ये अमोनिया बनाया और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने जब इसको एलिमिनेट किया तो आप क्या देख रहे हैं कि एक NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो यूरिया साइकिल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या दो वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट होते हैं, तो एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, टॉक्सिक बहुत है लेकिन पानी में आसानी से डिसॉल्व हो सकती है। तो दो चीजें समझिए, अमोनिया पानी में डिसॉल्व हो सकती है लेकिन टॉक्सिक बहुत है। तो आप ये जानते हैं कि कोई भी मान लीजिए इस तरह की बहुत कड़वी दवाई है, अगर मैं आपसे कहूं आप उसे पीजिए तो आप उसे काफी डाइल्यूट करके पिएंगे। तो इसी तरह से थोड़ा सा एनालॉजी टॉक्सिक में ले लीजिए, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट है, अगर उसे मुझे बॉडी से एलिमिनेट करना है तो मैं उसे बहुत क्या कर सकता हूं, डाइल्यूट कर सकता हूं, तब एलिमिनेट करूंगा। तो अमोनिया को अमोनिया की तरह एलिमिनेट बड़ी आसानी से किया जा सकता है क्योंकि पानी में आसानी से डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है तो बहुत सारा पानी इसमें चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, और लैंड ऑर्गेनिज्म को हर कीमत पर पानी बचाना है। तो ये कंसेप्ट तो हमेशा याद रखिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मस्ट कंजर्व वाटर। तो क्या लैंड वाला ऑर्गेनिज्म अमोनिया को अमोनिया की तरह से एलिमिनेट कर सकता है? द आंसर इज सर्टेनली नो। तो वो इसको कन्वर्ट करेगा यूरिया में। तो यूरिया से वो ये पूछेंगे कि यूरिया में क्या खास बात है, तो आप कहेंगे कम टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक मत कह देना, क्या शब्द है? कम टॉक्सिक है। किससे? अमोनिया से। तो अब हमें राष्ट्रीय समझ में आया कि इसको एलिमिनेट करने के लिए कम क्या चाहिए? पानी चाहिए। फिर आएगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, बहुत कम पानी चाहिए, ना के बराबर पानी चाहिए, पेस्ट लाइक मटेरियल की तरह एलिमिनेट किया जा सकता है।
तो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में भी बनता है करीब 1 ग्राम पर डे, लेकिन आप यूरिकोटेलिक नहीं है, यूरियोटेलिक है। तो ये याद रखिएगा कि आप यूरिकोटेलिक नहीं है, यूरियोटेलिक है। हालांकि आप 1 ग्राम यूरिक एसिड पर डे प्रोड्यूस करते हैं। यूरिक एसिड किससे बनता है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से। कौन से प्यूरिन की बात कर रहे हैं? खास तौर पे ग्वानिन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपको एक ये कंसेप्ट समझ में आया जिससे क्वेश्चन आएगा। तो कई क्वेश्चंस मैंने मास्टर क्लास में आपको कराए हैं इसके ऊपर, वो आपको करने चाहिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है। एक और चीज मैं शुरू में ही बता दूं आपको, ये वो चैप्टर है जो मैंने देखा है जहां पर क्वेश्चन कई बारी काफी डिफिकल्ट, जो हम कहते हैं ना कई बारी कि 90 में से 7, 8, 9 क्वेश्चन हो सकता है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड ना हो। इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैंने देखे हैं तो यहां से काफी देखे हैं। और मुश्किल क्वेश्चन फिजियोलॉजी में कहां से देखा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो शायद ये वो एक चैप्टर है जिसमें अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट टाइम की ही प्रायोरिटी तो है ही, साथ में मास्टरिंग एनसीईआरटी भी फर्स्ट टाइम की प्रायोरिटी है। बाकी चैप्टर्स में तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले अंडरस्टैंडिंग कीजिए, पास्ट ईयर कीजिए, जब आप सबके ऑडियो सुन लेंगे तब आप मास्टरिंग कीजिए। यहां पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मास्टरिंग एनसीईआरटी शायद ये वो चैप्टर है जिसकी आपको शुरू में ही करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि यहां से मुश्किल क्वेश्चन आता है। तो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर पे क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। मुझे इस तरह का क्वेश्चन याद आ रहा है कि अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स रिमूव कर दिए यूरिनरी ब्लैडर से तो क्या होगा? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। फैंकोनी सिंड्रोम आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, तो टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल अगर काम नहीं कर रहा है तो यूरिन डाइल्यूट होगा कि कंसंट्रेटेड होगा। इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये इस टॉपिक से आते हैं। तो अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो कौन सा टॉपिक है जिसमें हो सकता है कि एग्जामिनर एनसीईआरटी के बाहर जाए, क्योंकि मैं और आप ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत कम लेकिन कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर आते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि रीनल फिजियोलॉजी आसान नहीं है, इसको जरूर आपको करना चाहिए ढंग से। तो ये क्वेश्चन हो सकता है केवल सिलेक्शन के लिए क्रिटिकल ना हो। यहां पर देखिए, जब भी एक बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इफ यू डू द सिंपल थिंग्स वेल, और आपके जो चीज जो कैम्बिट में जो आसान चीज आप बिल्कुल एरर फ्री कराए, अनफोर्स एरर नहीं हुआ, तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट है सिलेक्शन के। रेयर थिंग्स बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन यहां पर फिर जब आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, देन द कॉलेज ऑफ योर चॉइस, कॉलेज ऑफ योर ड्रीम। तो जैसे मैं दिल्ली में क्योंकि ज्यादातर बेस्ड हूं, तो मौलाना आजाद की जब बात होती है तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज अगर आपने जाना है तो कुछ क्वेश्चन कुछ से अलग करना पड़ेगा। इसी तरह से केजीएमसी है, मतलब हर एक स्टेट का, जयपुर का कॉलेज है, एसएमएस कॉलेज जयपुर है, ये जो सारे कॉलेजेस हैं जो मैं बहुत ज्यादा यहाँ, स्टैनले मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज है, वो बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज है। मतलब हर स्टेट में, ऐसा नहीं है मैंने कुछ स्टेट्स को यहाँ पर नाम दिया है, मैं ये कह रहा हूँ देयर आर सम वेरी वेरी गुड मेडिकल कॉलेजेस। कोलकाता में बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो अगर आपने इन कॉलेजेस में पहुंचना है तो फिर आपको बड़ा परफेक्ट पेपर करना होता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि इस चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली क्या आ सकता है। तो देखिए, दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पे आता है। तो कई बार बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, वो सोचते हैं कि क्वेश्चन शायद एनिमल किंगडम से है, लेकिन इवोल्यूशन के हिसाब से हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर फंक्शन एनिमल किंगडम में किस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो दूसरा पैराग्राफ है, यहां से ये क्वेश्चन, यहां से ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, इससे एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। बड़ा कॉमनली पूछते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, मालपीजियन, टिब्यूल। तो देखिए, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आप में से आधे लोगों को अजीब लगेगी ये बात। तो देखिए, हम बोलते हैं मालफीजियन, और हम जब अब अगर आप आपसे कहें कि स्पेलिंग लिखिए तो ये स्पेलिंग लिखी जाती है मालफीजियन या मालफीजियन, है ना, कुछ इस तरह से लिखी जाती है, ये पीएच लिखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखें तो ये शब्द मालपीजियन है, मालपीजियन। तो आप में से कईयों को पता होगा, कईयों को मैं शायद पहली बार बता रहा हूं और आपको लग रहा होगा नहीं ये नहीं हो सकता। तो देखिए अपनी एनसीईआरटी, ये देखिए शब्द क्या लिखा है, MALPIGHIAN। सो दिस इज नॉट मालफीजियन, दिस इज मालपीजियन। लेकिन हम शुरू से क्या बोलते आ रहे हैं बहुत से लोग इसको मालफीजियन। देखिए कितना फनी ऑर्गन है आपका ब्रेन, कितना फनी ऑर्गन है, वो आपको वो दिखा देगा जो आप देखना चाह रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे इस तरह से मैसेज आता है कि एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें खूब भर के स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, लेकिन आप ठीक पढ़ रहे हैं उसको। तो जनरली क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो पहला लेटर पढ़ता है, लास्ट लेटर पढ़ता है, से फॉर एग्जांपल, और फिर वो उसको ये करता है कि ये बिल्कुल ही क्या होगा, यही शब्द होगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्री लिख दूं तो आप इसको COUNTRY ही पढ़ेंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ये इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम में कई बार हम ये कहते हैं कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। प्रॉब्लम तब होती है, देखिए बहुत से बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो क्वेश्चन पढ़ने से पहले चॉइस पढ़ लेते हैं। तो जैसे साहब ने, क्योंकि 4 चॉइस है साथ में, तो क्वेश्चन पूरा नहीं किया, पहले क्या देख ली, चॉइस देख ली, और फिर बायस हो जाता है। आपका ब्रेन क्वेश्चन आपको देखने ही नहीं देगा, नॉट तो नहीं लिखा, एक्सेप्ट तो नहीं लिखा, कहीं कुछ और तो नहीं लिखा, बाइल सॉल्ट की जगह बाइल पिगमेंट तो नहीं लिखा, RENIN की जगह RENIN तो नहीं लिखा, थायमीन THIAMINE की जगह THYMINE तो नहीं लिखा। तो आप ये बात समझ रहे हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये 1-2 क्वेश्चन इस तरह से जरूर होते हैं आपके एग्जाम में, जिसको आपको
ध्यान रखना चाहिए। बार बार मैं बच्चों से कहता हूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बिकॉज वो जो चीज एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए, वो आंसर देने की कोशिश मत कीजिए जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपसे पूछे। तो मेरा मतलब ये है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर टू द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड, नॉट द क्वेश्चन दैट शुड हैव बीन आस्क्ड अकॉर्डिंग टू यू। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर प्रोटोनेफ्रीडिया पे खास तौर पे ध्यान रखिएगा। प्रोटोनेफ्रीडिया होता क्या है? सो प्रोटोनेफ्रीडिया, इसीलिए हमने क्वेश्चन डाला मास्टर क्लास में कि प्रोटोनेफ्रीडिया और बाकी नेफ्रीडिया में क्या अंतर है। तो एक ट्यूब सेल किसे कहते हैं, और सोलेनोसाइट किसे कहते हैं, फ्लेम सेल किसे कहते हैं, और क्या होता है क्या। और एक और चीज, अगर आप इस पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बार ध्यान फिर दिला रहा हूं कि आप ये देखेंगे कि ये ऑर्गन्स बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन के लिए है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, और साथ में क्या फंक्शन है? एक्सक्रीशन। ये एक यूनिक पॉइंट आपको दिखाई देगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो दूसरा जो क्वेश्चन है जो मैंने यहां पर लिख दिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो हमने देखा कि हमारे इस पेज में से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, नाउ दिस विल बी एन इजी क्वेश्चन। यहां पर इजी क्वेश्चन आएगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये देखिए, यहां पर कुछ वाइटल स्टैट्स दिए हुए हैं किडनी के, कितनी लेंथ होती है, कितनी विड्थ होती है, थिकनेस क्या है, एवरेज वेट क्या है, किस किस थोरैसिक वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा के बीच में इसकी पोजीशन है, रिट्रोपेरिटोनियल है, ये सारी चीजें। कट सेक्शन किडनी का आपसे पूछेंगे, कॉर्टेक्स क्या है, रीनल कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, मेडुला के जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं इसके बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ये क्या चीज़ है। और आपसे पूछेंगे पेपिला किसे कहते हैं, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। ये बहुत आसान चीज़ है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप सबको ये आता है। यहाँ से एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन किडनी की एनाटमी के ऊपर आपको आ सकता है। तो तीसरा क्वेश्चन हमने ये कहा कि तीसरा क्वेश्चन हो सकता है एनाटमी ऑफ किडनी। तो इसमें इसके जो वाइटल स्टैट्स हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, अगर अभी तक आपने लेंथ और ये विड्थ वगैरह इसकी याद नहीं की है, वेट याद नहीं किया है, तो कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, किडनी रिट्रोपेरिटोनियल है। तो इसकी एक्सटेंशन में एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि किडनी की लोकेशन डॉर्सल वॉल के पास बहुत पास होती है, एब्डोमिनल वॉल डॉर्सल, और इट इज एक्चुअली रिट्रोपेरिटोनियल इन लोकेशन। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। आप सब जानते हैं कि राइट किडनी थोड़ी सी लो है, लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है। उसकी वजह यहाँ पर जो लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन है वो लिवर है, उसको एकोमोडेट करने के लिए थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो राइट किडनी है वो लोअर है। ये बात भी याद रखिएगा। तो अभी जैसे मैंने कहा कि लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन, आपने शब्द सुना ध्यान से, तो मैंने लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी नहीं कहा, मैंने कहा लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, द आंसर इज लिवर। सो व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? So the answer is skin. So now skin is now considered as an organ. तो largest organ of the human body क्या हो गया? Skin. Largest visceral organ क्या हो गया? Liver. तो देखिए, जब भी इस तरह से आप चीज पढ़ते हैं तो हमेशा एक बार रिफ्लेक्ट करिए पीछे बैठ करके कि यार इससे रिलेटेड कोई और भी चीज मुझे याद आती है कि नहीं आती है। हो सकता है वो इसी यूनिट से ना हो। तो मेरी बात समझिए, आप ऐसा नहीं है कि आपकी किडनी और आपका हार्ट और आपका जो बाकी सिस्टम है जो वो सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन हार्ट काम कर रहा है, एक दिन किडनी काम कर रहा है और ब्रेन किसी भी दिन काम नहीं कर रहा। ये नहीं होता है। तो समझ में आ रहा है, ये सब चीजें मिलकर के काम करती हैं, तब जाकर के एक दूसरे पे असर होता है इनका, तब जाकर के आप जानते हैं ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर हायर लेवल पे जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी आती है वो ऑर्गेनिज्म की आती है। और वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी आपको ऐसे डिसेक्शन करके नहीं पता चलेगी, एक नई प्रॉपर्टी ऊपर क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। यही आइडिया है फिजियोलॉजी पढ़ने का। तो फिजियोलॉजी में इसीलिए देखिए, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो जो पहले जो 5 चैप्टर है, तो देखिए डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये आपकी बॉडी की फंक्शनिंग उन्होंने बांध दी एक पेरीमीटर में पूरे के पूरे फंक्शंस उनको आपने बता दिया, क्या बना है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बता दी। और फिर लास्ट के दो चैप्टर देखिए, न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि इनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है। तो जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, तो एसेंशियली पहले 5 जो चैप्टर्स थे उनके रेगुलेशन को पढ़ते हैं और आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज होती है। सो ये आपको एक समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है किस तरह से। आप देखिए क्लास 10th एनसीईआरटी में लाइफ प्रोसेसेस एक चैप्टर था, और लाइफ प्रोसेसेस के बाद में न्यूरल और केमिकल कोऑर्डिनेशन एक अलग चैप्टर था। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2 चीजें इन्होंने बिल्कुल अलग कर दी, 2 चीजें बिल्कुल अलग कर दी कि पहले आपको यह समझ में आ गया कि बना किस तरह से है, आपको यह समझ में आ गया कि काम कैसे कर रहा है। अब आप ये देखिए कि क्या आप ये कोरिलेट कर पा रहे हैं कि इसकी वजह से वो उसकी वजह से ये, और किस तरह से आपकी बॉडी इन सब के बीच में सामंजस्य बैठा करके होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, ए कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ एन एवर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट जब आप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये यूनिट आपकी समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेफ्रॉन के ऊपर। तो ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो क्या पार्ट्स हैं इसके, कितनी तरह के
नेफ्रॉन्स हैं, कॉर्टिकल किसे कहते हैं, जक्स्टामेडुलरी किसे कहते हैं, नंबर कितना है, जक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वेसा रेक्टा का स्टेटस क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वेसा रेक्टा कैसी होती है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में वेसा रेक्टा कैसी होती है। तो मैं अगर एज एन एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं तो आप मेरे दिमाग को भी पढ़िए कि मैं किस तरह से सोच रहा हूं जब मुझे क्वेश्चन बनाना है। तो मैंने ये देखा कि मैं बच्चों से ये पूछना चाहूंगा कि कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में स्ट्रक्चरल क्या डिफरेंस है, फिर मैं पूछ सकता हूं उनकी एसोसिएशन वेसा रेक्टा में क्या डिफरेंस है, फिर अगर मुझे कुछ और पूछना है तो मैं पूछूंगा कि फंक्शनैलिटी क्या अंतर है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों लंबा लूप ऑफ हेनले होगा जितना लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगा मैमल्स में से, फॉर एग्जांपल क्यों जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं जैसे डाइपोडोमिस, कंगारू रैट, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, किस तरह से सर्वाइव करता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले का फायदा क्या है, यूरिन कितना कंसंट्रेट किया जा सकता है, यूरिन को कंसंट्रेट करने का फायदा क्या है कि आपकी बॉडी वाटर को कंजर्व कर रही है क्योंकि आप इस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए वाटर भी एलिमिनेट कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का मकसद जनरली क्या होता है कि बॉडी किसी तरह से वाटर को कंजर्व करे। तो मैंने कहा कि एक और क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, दैट वुड बी नेफ्रॉन। तो देखिए मैं यहां पर जो टॉपिक डालता जा रहा हूं आप इसको पूरी तरह से कंप्लीटनेस में देखते रहिए, क्या आपको सारी चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं, आपको एकदम ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा पार्ट है इस चैप्टर में जिसे मुझे शायद पढ़ने की जरूरत है। देखिए सारा चैप्टर बार बार नहीं पढ़ा जाता, अगर आप बार बार एक ही चैप्टर को पढ़ेंगे तो कई साल में आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो मेरा मकसद ये है, आप एक बात सोचिए, आपने 2-3 बार अपनी एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको बहुत कुछ आता है, अब अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है तो हर बारी आप पूरा चैप्टर खोल लेंगे। तो इन सब चीजों से आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है कि नहीं, ये वो पॉइंट है जो मुझे एक बार रीइंफोर्स करने की जरूरत है। और जहां आप अंडरस्टैंडिंग और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे और उनके ऑडियो सुनेंगे और फिर अगर कॉन्फिडेंट है तो इस चैप्टर में खास तौर पे जरूर करिएगा मास्टरिंग एनसीईआरटी, तब आपको ये लगेगा यस दिस इज ओके। और उन क्वेश्चन को करने के बाद में आपको एक बार फिर समझ में आ जाएगा कि आपका परसेप्शन और रियलिटी में कहीं अंतर तो नहीं, कहीं अभी ऐसा तो नहीं कि एक कंसेप्ट आपको लगता है आपको आता है और उसके क्वेश्चन अक्सर गलत हो रहे हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिस, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, आई टेल यू अगेन एंड अगेन। तो मुझे उम्मीद है एक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह से यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। मैकुला डेंसा क्या है, देखिए एक्सटेंशन ऑफ एनसीईआरटी, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या है, इस तरह की चीज। और फिर ये यूरिन फॉर्मेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक। तो एक और जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो किस पर देख रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन पे। तो यूरिन फॉर्मेशन में देखिए आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनता है उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं आज। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो आपसे पूछेंगे बेसिक प्रोसेसेस क्या है। तो पहला प्रोसेस हो गया फिल्ट्रेशन। तो अब आपने ये देखना है कि फिल्ट्रेशन को आपकी एनसीईआरटी कहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो नहीं कह रही है, और क्यों कह रही है तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि व्हाई दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रादर देन फिल्ट्रेशन। वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, पोडोसाइट्स क्या हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट क्या है, वो कौन सा प्रेशर है जो प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को, वो कौन सा प्रेशर है जो अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर किसे कहते हैं, तो क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। आफरेंट इफरेंट आर्टीरियोल के बीच में आपको ये समझ में आ रहा है कि किसका डायमीटर, किसकी जो थिकनेस है ट्यूनिका मीडिया की वो ज्यादा है, किसकी थिकनेस ज्यादा है। आपको ये समझ में आ रहा है कैपिलरी नेटवर्क है ग्लोमेरुलस जिसमें थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए, एक कैपिलरी नेटवर्क है पीटीसीएन में आपने ये देखा कि वो रीएब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे प्रेशर क्या है, कम है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। और दोनों के बीच में इफरेंट आर्टीरियोल है। सो इफरेंट आर्टीरियोल से पहले कैपिलरी नेटवर्क, एक बाद में कैपिलरी नेटवर्क, एक फिल्ट्रेशन के लिए, एक रीएब्जॉर्प्शन के लिए। आप देख रहे हैं मैं बार बार शब्द क्या कह रहा हूं, रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि बॉडी में दोबारा एब्जॉर्ब हो रहा है। और जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। तो देखिए कितनी चीजें मैं आपके दिमाग से क्लटर को रिमूव करता जा रहा हूं। डाइजेशन में आपने एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा, यहां आप ज्यादातर चीजों का क्या पढ़ रहे होंगे, रीएब्जॉर्प्शन पढ़ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए इसके बाद मैंने ये देखा कि ये तो फिल्ट्रेशन वाली बात हो गई। फिर वो ये पूछेगा कि ये जो फिल्ट्रेट है, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जीएफआर पे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, कितना है। फिर आपको ये पर मिनट भी पूछ सकते हैं, पर डे भी पूछ सकते हैं। 125 ml पर मिनट, 180 लीटर्स पर डे। तो क्या इतना ही यूरिन बन जाता है, द आंसर इज नो। तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना है, 1 to 1.5 लीटर। तो 178.5 लीटर का क्या हुआ, रीएब्जॉर्ब हो गया। तो क्या ऐसा किया कि आपने सारी चीजें फिल्टर की और सारी चीजें जो फिल्टर की उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई। आपने गड्ढा खोदा और गड्ढा भरा और कहा दिया कि थक गया मैं, इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बात समझ रहे, ग्लोमेरुलस पर सारी चीजें जो फिल्टर हुई सारी की सारी रीएब्जॉर्ब कर ली, तो ये तो बड़ी बेवकूफी का काम हो गया। तो इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं एनसीईआरटी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कह रही है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है काम की चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो मुझे नेचर ऑफ ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेट पे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी चीज है जो फिल्टर नहीं हो पाती, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और वो कौन सी चीजें हैं जो यूरिन में पास नहीं होती। या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि यूरिन में अगर ग्लूकोज मिल रहा है तो क्या ये एबनॉर्मल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंडिकेट एन एबनॉर्मल यूरिन टेस्ट। तो आपको पता है कि कोई चीज जो 100% रीएब्जॉर्ब हो जाती है या फिल्टर ही नहीं होती, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, और वो यूरिन में जा रहा है, तो प्रोटीनूरिया भी एबनॉर्मल है और ग्लाइकोसूरिया भी एबनॉर्मल है। तो आपको ये चीजें इस तरह से कोरिलेट करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि रीनल फिजियोलॉजी इज अ वेरी वेरी गुड चैप्टर। तो मेरे को बात सब, तो मुझे दूसरा क्वेश्चन मुझे किस हिसाब से देखना है, ट्यूबुलर
मेरे को, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। टिब्यूल्स करते हैं इस काम को, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बाय टिब्यूल्स। तो टिब्यूल्स में आप देखेंगे पीसीटी, डीसीटी। तो क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ होता है? और क्या आपको पता है कि अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन है तो आप इस चीज़ को अब एक और चीज़ से कोरिलेट करते हैं कि इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। तो ब्रश बॉर्डर का मतलब है माइक्रोविल्लाई है, माइक्रोविल्लाई का मतलब एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या डीसीटी पर है माइक्रोविल्लाई? नहीं। और देखिए लूप ऑफ हेनले के दोनों के अपोजिट फंक्शंस हैं। डिसेंडिंग लिम्ब क्या करता है, असेंडिंग लिम्ब क्या करता है। थिक सेगमेंट के बारे में आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट इज लीस्ट परमिएबल टू वाटर। वहां से केवल सॉल्ट हो रहा है। डीसीटी में आपकी एनसीईआरटी कह रही है कंडीशनल चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, ये जो डीसीटी में पहला ही शब्द क्या लिखा है, कंडीशनल। डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली दिस कंडीशंस आर? ये कंडीशंस क्या है? तो कैन यू इजीली इमेजिन हाउ द एग्जामिनर थिंक, व्हाट यू रीड एंड हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट द लाइंस। तो आप मुझे अब एक एग्जामिनर की तरह से सोच सकते हैं, क्योंकि मैं हर साल बच्चों के लिए पेपर बनाता हूं, 18-20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो एक बहुत वास्ट एक एक्सपीरियंस आ गया है। तो मैं ये जानता हूं कि बच्चे किस चीज़ को समझते हैं, किस चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं। तो मुझे पता है कि उनका ध्यान किस तरफ आपको पहुंचाना है। तो क्या आपको ये समझ में आया है कंडीशनल शब्द क्या है? फिर इसके बाद में एक और चीज़ आएगी कि उनका उन चीज़ों का क्या जो कि फिल्टर नहीं हो पाई, लेकिन बॉडी से एलिमिनेट करने की बहुत ज़रूरत है उनको। तो फिर एक और चीज़ आ गया, दैट वुड बी ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देखिए तीनों प्रोसेस हो गए किसके, यूरिन फॉर्मेशन के। तो इसका मतलब यूरिन दो तरह के सब्सटेंसेस से बनता है, एक जो फिल्टर हुए और रीएब्जॉर्ब नहीं हुए, दूसरे जो सिक्रीट हुए और रीएब्जॉर्ब नहीं हुए। और ये ट्यूबुलर सिक्रीशन कहां पर होता है? पीसीटी और डीसीटी पर। और फिर आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन की एक बहुत बड़ी वजह होगी कि आपकी बॉडी जो है वो ऑस्मोलैरिटी और पीएच मेंटेन कर रही है बॉडी फ्लूइड्स की। तो देखिए अगर बड़े ध्यान से देखें तो यहां पर बात आ जाती है, देखिए इधर देखिए, टू पीएच एंड आयनिक बैलेंस। पीएच एंड आयनिक बैलेंस, देखिए यहां पर लिखा है सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो ये शब्द क्या आ रहा है? सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो देखिए यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है, अमोनिया। सो व्हाई वुड आवर बॉडी सिक्रीट अमोनिया? तो देखिए अगर यूरिन में H+ ज़्यादा है, यूरिन अगर ज़्यादा एसिडिक है, तो ज़्यादा एसिडिक यूरिन भी यूरिनरी ट्रैक्ट से नहीं जाना चाहिए, नुकसान पहुंचाएगा। तो यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए अमोनिया सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि वो प्रोटॉन को बफर करेगा, अमोनियम आयन बनेगा, वीक एसिड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि तब अब आप यूरिन की पीएच को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बाइकार्बोनेट कैसे रीएब्जॉर्ब होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने आपको, जो पहला पार्ट है किडनी का, उसमें मैंने आपको जो यहाँ से यहाँ तक बताया, ये जो बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम 19.1, 19.2 ये जो हमने काम किया है, और ये जो 19.3 फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये जो पार्ट किया है, यहाँ से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बात आपकी नज़र में आ गई होगी। अब जब मैं वापस आऊँगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हैवी पार्ट होगा। किस तरह से कंसंट्रेशन होता है फिल्ट्रेट का, रीनल किडनी फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है, मिक्चुरेशन किसे कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बाकी का क्या रोल है, और डिसऑर्डर्स क्या है। तो सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर में वी विल लुक व्हाट आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस दैट आर लाइक दैट मे कम इन द एंट्रेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।